जय हिंद बायो फैमिली, मैं आपका मेंटर निशांत और आप देख रहे हैं बायो सूत्र। आज हम लोग लेकर आए हैं 12th का सिलेबस, जो कि इससे पहले हम लोग 10th का सिलेबस दे चुके हैं। तो आज देखते हैं 12th सिलेबस में, और ये भी 10th की तरह ही एनसीईआरटी पर आधारित है, क्योंकि इसमें भी एग्जाम में एनसीईआरटी से ही आता है और कहीं से नहीं आता है। तो हम लोग उसमें चैप्टर था और जो एनसीईआरटी को मिला के 4 चैप्टर दिया था, पर इसमें चैप्टर नहीं यूनिट है। यूनिट कह सकते हैं एक इकाई जिसमें एक तरह के चैप्टर, एक टॉपिक का चैप्टर रहते हैं। दूसरी तरह इसमें मतलब एक यूनिट में कम से कम 3-4 चैप्टर, 5 चैप्टर हो सकते हैं। उसी तरह इसमें 5 यूनिट है। कितने यूनिट है? 5 यूनिट है, और इन यूनिट में अलग अलग चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब 2-3 इसमें, 2-3 इसमें चैप्टर देखने को मिलेगा। पहला हम लोगों का जो यूनिट है उसका नाम है रिप्रोडक्शन। क्या नाम है? रिप्रोडक्शन। जैसे 10th में आया रिप्रोडक्शन, वही रिप्रोडक्शन जिसकी वजह से हम लोग बायो को भूल रहे हैं। और 12th मतलब एक ऐसा क्लास जहां पे इसको फर्स्ट नहीं रख दिया गया है, लेकिन फिर भी इतना करने के बावजूद कोई रिएक्शन अभी तक देखने को नहीं मिलता है, कोई बड़ा बदलाव देने को नहीं मिला। हाँ, कुछ सुधार हुआ है पर उतना नहीं है। तो रिप्लाई में क्या है? रिप्रोडक्शन जनन है, जो आपको पता ही होगा, आप 10th तो पढ़े होंगे। तो ये जो रिप्रोडक्शन है, सेकंड हम लोगों का है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। क्या है? जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, अनुवांशिकी एवं विकास। जेनेटिक्स वही डीएनए आरएनए गुण का आदान प्रदान, जेनेटिक्स होता है वो अनुवांशिक गुण जिसको बोलते हैं। और विकास, जैसे कि हम बंदर से इंसान बने हैं, तो में जो विकास हुआ है उस विकास के बारे में हम लोग विकास तो ऐसे जानते ही हैं, विकास है। थर्ड में हम लोग का है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब कि मानव कल्याण में। किसमें? मानव कल्याण में। मतलब किसी भी हम आप हैं तो हमें जो बायोलॉजी की वजह से हमारे कल्याण में, हमारे अच्छे भविष्य के लिए, हमारे अच्छे कामों के लिए जो प्रयोग में आता है बायोलॉजी, उस बायोलॉजी को हम पढ़ते हैं किसके अंतर्गत? उसको पढ़ते हैं मानव कल्याण में प्रयोग होता है, उसे कहते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। कल्याण में प्रयोग होता है बायोलॉजी, बहुत उद्योग में प्रयोग होता है, हमारे कल्याण के लिए ही है। उसके बाद हमारा जो 4th में है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग। अब ये बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है? तो वो सारी बायोलॉजी के टर्म एंड कंडीशन जिससे हम उसके बदलाव करते हैं। जैसे कि हम जीन के परिवर्तन करके किसी भी फसल में उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। हम उसके जो टाइम लाइन है उसको कम कर सकते हैं। हम किसी भी 2 जीव को मिलाकर एक नए जीव को बना सकते हैं जो कि अलग हो, उनमें कुछ विशेष गुण हो। काफी ऐसे आपको जानवर हैं, काफी ऐसे आपको पौधे मिल जाएंगे। ये सब मुमकिन हो पाया जो बायोटेक्नोलॉजी आया। क्या आया? बायोटेक्नोलॉजी आया। तो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है और उसके अंदर आने वाले अनुप्रयोग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अनुप्रयोग पढ़ना है। उनके बारे में जो नियम कानून जो भी आते हैं, क्या नियम है, कैसे है, उसके बारे में पढ़ना है। लास्ट में इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। इकोलॉजी पारिस्थितिकी सिंपल सा बात है कि वो मतलब ये एक तंत्र है। क्या है? तंत्र है। एक छोटा तरीका से ये हो गया हमारा कि टीटा को खाता है मेढक, मेढक को खाता है सांप, सांप को खाता है चील, चील को कोई बदला में खा जाते हैं। तो ये जो क्रम चला हुआ है, ये क्रम चल रहा है, ये सभी क्रम जो सिस्टम है, इसी को हम लोग पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। एक जीव दूसरे जीव पर आहार के जरिए और मामले में भी डिपेंडेंट है। और दूसरा में पर्यावरण है, जो कि सिंपल सा पता है कि पर्यावरण होता क्या है, वही पेड़ पौधे के बारे में पढ़ना, उनके बारे में, उनके संरक्षण के बारे में पढ़ना। तो जो 10th में पढ़ना था वही पढ़ना है इसमें भी, लेकिन थोड़ा सा विस्तार में। क्या करना है? थोड़ा सा विस्तार में पढ़ना है। ये हमारा रहा कुछ यूनिट का नाम। अब हम लोग एक एक करके यूनिट बाय यूनिट इसके चैप्टर और चैप्टर समझते हैं और देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। क्या नाम है? रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर हम लोगों को 10th में पढ़ना था, लेकिन ये चैप्टर 10th में बेसिक का भी बेसिक है। उसमें सिर्फ हम लोगों को क्या
रिप्रोडक्शन क्या है, उसमें क्या क्या अंग प्रयोग होते हैं, वो बस उतना ही पढ़ना था। लेकिन इसमें हम लोगों को सिर्फ अंग नहीं, अंग में कौन मतलब उसके अंदर क्या अंग होते हैं, अंग में कैसी प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत विस्तार से पढ़ना है। तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो हमारा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ आपका क्या हो, जीव है, जो भी जीव आएगा, जो छोटा हो बड़ा हो, सब में रिप्रोडक्शन होता है। और जितने भी जीव हैं सब में होता है, यहाँ तक कि हमारे प्लांट में भी जन्म होता है। तो पहले पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जितने जीव हैं सबके। सेकेंड में पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब कि वो सारे प्लांट्स, वो सारे पौधे जिनमें क्या करना है, जिसमें फूल होते हैं, क्या होते हैं, पुष्पी पौधे, वैसे प्लांट जिसमें पुष्प होते हैं, उनमें कैसे जन्म होता है, उसके बारे में पढ़ना है सेकंड चैप्टर में। और थर्ड चैप्टर में पढ़ना है हम लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है कि हमारे मानव में कैसे जनन होता है। और सबसे लास्ट में पढ़ना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब कि वो इसमें होने वाली बीमारी के बारे में, क्या जो भी बीमारी होती है रिप्रोडक्शन में, उसके बारे में पढ़ना है। उसके ऑर्गन में कोई बीमारी हो गया, जितनी प्रकार की बीमारियां हैं, सिर्फ इसमें हमारे जनन में, जनन संबंधी बीमारियां हैं, उनको कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, स्वास्थ्य कहते हैं। बीमारी है उसका उपचार है, उसमें आते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आते हैं। और अगर हम बात करें ओवरऑल चैप्टर क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, तो रिप्रोडक्शन पूरे यूनिट में मात्र 2 चैप्टर हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमारा जो पहला चैप्टर है वो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब कि वो सारे प्लांट्स, वो सारे हमारे जीव, सॉरी, वो हमारे जो पौधे जिनमें फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, उनमें जो जन्म होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरे में हम लोग का ह्यूमन वाला में, ये ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ओवरऑल देखें तो हमारा रिप्रोडक्शन भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब इंपॉर्टेंट हमारा यूनिट है, उसमें चैप्टर था, इसमें यूनिट है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते लिए और देखते हैं यूनिट सेकेंड, जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ये चैप्टर एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से एक नेक्स्ट लेवल का चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में भी। और ये बात हमने पहले बताया था कि जो अनुवांशिकी जो चैप्टर है, ये आगे जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इसका विस्तार बढ़ जाता है। उसी में हम लोग इसमें पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि विस्तार इसमें बढ़ा है। तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा चैप्टर है और उस चैप्टर में कौन चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो चैप्टर है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मतलब कि वो सारी चीजें जो वंशागति एवं विभिन्नता है, मतलब कि हमारे जो वंशागति ना कहते हैं कि वंशावली चलता है, कि कोई बीमारी हो, चाहे स्वभाव भी होता है कि फलाना वाला स्वभाव फलाना से मिलता है, उसका वंशावली चलता आ रहा है स्वभाव। तो जो वंशावली बात होता है, वंशागति का होता है वो, और उसमें जो भिन्नता आती है, क्या होता है, उनमें जो भिन्नता आती है और उस भिन्नता का सिद्धांत, उसमें क्या सिद्धांत है, उसमें क्या प्रिंसिपल होता है, वो बारे में पढ़ना है। तो जो भी वंशागति है, मतलब उसमें जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ रहा है गुण है, वो गुण वंशागति, और विभिन्नता, उसमें जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवर्तन हो रहा है, वो भिन्नता में जो सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ना है। सेकेंड में हम लोग आ जाता है मोलिसेलुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार। वही कि जो ये वंशागति है, जो ये बढ़ रहा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है वंशागति, उसमें जो कि आणविक है, जो बेसिक है, उसमें जो बेसिक आधार है वो क्या है, उस आधार के बारे में पढ़ना है हम लोग को इस चैप्टर में। और सबसे लास्ट में इवोल्यूशन, विकास, जो हम लोग कह रहे हैं कि विकास वही विकास है, कि जो वंशागति का जो ये भिन्नता आ रही है, ये भिन्नता अनुवांशिकी एवं उसका भिन्नता, ये भिन्नता जो विकास कहलाता है। मान लीजिए कि जब बंदर से हम इंसान बने तो उनमें हमें भिन्नता है, क्या है, वंशागति रूप से हमारे उनमें क्या है, भिन्नता है। और इस भिन्नता क्रमशः पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ रहा है, इसमें विकास कहते हैं जी। तो हम पहले पढ़ेंगे उसके बारे में कि वंशागति क्या है, उसमें भिन्नता क्या है, फिर इसमें पढ़ेंगे भाई हाँ भिन्नता तो पता चला गया कि भाई हाँ ये वंशागति है, ये उसकी
मिलता है। अब उसमें पढ़ेंगे कि भाई उसका आणविक आधार क्या है, उसका बेसिक जो बदलाव है बदलाव होता कैसे है, और सबसे लास्ट पढ़ेंगे हम विकास। क्या पढ़ेंगे? विकास पढ़ेंगे, एवोल्यूशन पढ़ लेंगे। अब देखिए जो ये विकास है, इस तीनों चैप्टर में जो दो चैप्टर है हमारा, ये हमारे 12th में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे 5 यूनिट में से जो ये यूनिट वाला है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी हमारा जो ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड ग्रेडेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी उसके बाद हमारा ये मोलेसेलुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये दोनों चैप्टर है, ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में। ठीक है, और पढ़ते हैं यूनिट 3। चलिए हम लोग देखते हैं यूनिट 3, जिसका नाम है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब कि मानव कल्याण में जीव विज्ञान। मतलब कि जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, वो हमारे मानव कल्याण में कैसे उपयोगी आएगा, कैसे उसका उपयोग होगा, हमारे फायदे में कैसे उपयोग होगा, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें कुल मिलाकर 3 गो चैप्टर है। हमारा पहला है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मतलब कि जो मानव स्वास्थ्य है और रोग है, मतलब उसमें रोग कौन सा रोग होता है, कैसे होता है, उसका उपचार कैसे होता है, जो भी रोग की वाली बातें हैं वो आता है हमारा बायोलॉजी में पढ़ने के लिए। ठीक है, दूसरा हमारा आता है स्ट्रेटजी फॉर इनहेरेसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, मतलब कि जब भोजन उत्पादन करते हैं, जब भोजन उत्पाद होता है उस समय भी सूक्ष्म जीव हमारा बायोलॉजी और इसमें क्या करता है, रणनीति बनाता है। क्या करता है? रणनीति बनाता है प्रोडक्शन में। ठीक है, कि अब आपने सुने होंगे कि मतलब कुछ साल पहले क्या हुआ था कि भूखमरी की हालत हो गई थी भारत में। तब जाके वहां पे हमारा जो ये भोजन उत्पादन सुधार में जो रणनीति आई है, इसके जरिए ही हमारा जो उत्पाद है वो बढ़ा, जिसको हाइब्रिड हम कहते हैं ना, हाइब्रिड सुना कि हाइब्रिड धान होता है, हाइब्रिड कद्दू, मतलब हर चीज हाइब्रिड आता है। हाइब्रिड में क्या होता है कि समय कम लगता है, फसल ज्यादा होता है। तो ये सभी चीजें हमारे बायोलॉजी में ही पढ़ने को आती है, इसीलिए हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे भोजन उत्पाद में सुधार के लिए रणनीति पढ़ेंगे। और थर्ड में हमारा आता है माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। क्या पढ़ेंगे? माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव कैसे हमारे कल्याण में, मानव कल्याण में उपयोगी है, कैसे मानव कल्याण में प्रयोग होता है। अब देखिए इन तीनों में से एग्जाम में कौन आता है क्वेश्चन, मतलब किस तरह से ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो देखने की बात है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है वो आता है हमारा, सबसे ज्यादा आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि भाई उसका स्वास्थ्य है, रोग कौन सा है, रोग का उपचार क्या होता है, उनकी दवाइयों का नाम क्या है, ये सारी चीजें। और फिर हमारा जो ये सेकेंड वाला है जो भोजन के बारे में होता है कि हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड कैसे किया जाता है, कौन से जीव को किससे मिलाएंगे तो कैसा होगा। हम यहाँ तक कि अब तो हाइब्रिड जंतु भी आते हैं ना, कहते हैं कि हाइब्रिड गाय है, हाइब्रिड भैंस है, जिनका दूध पैदावार ज्यादा होता है, सभी चीजें। तो हाइब्रिड जो भी होता है ना कि बड़े पैमाने पे करना कम समय में, वो सब चीजें हमारा इसी में आता है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं अगला यूनिट 4। चलिए हम लोग यूनिट 4 देखते हैं। यूनिट 4 में ऐसा कुछ है नहीं। यूनिट 4 में है हम लोगों का बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब जैव प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग। तो सिंपल सा बात है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें क्या है, बायोटेक्नोलॉजी जो हमारा टेक्नोलॉजी, बायो में टेक्नोलॉजी जो आता है वो बायोटेक्नोलॉजी है। इसमें दो चीज तो है इंपॉर्टेंट। पहला इसका सिद्धांत कि कौन वैज्ञानिक कैसे खोज किए, इनमें क्या टेक्नोलॉजी लगा है, कैसा क्या है, और उसके बाद उसकी प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है। ठीक है, और दूसरा है अनुप्रयोग, को कैसे हम उसका प्रयोग करेंगे, कैसे उसका प्रयोग करते हैं वो अनुप्रयोग। ठीक है, एप्लीकेशन, साथ में सिद्धांत, और उसके बाद हम लोगों का प्रक्रिया है। बस इतना ही है। लेकिन अगर देखा जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अनुप्रयोग तो नहीं, लेकिन सिद्धांत और प्रक्रियाएं से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। और ओवरऑल देखें पूरे हमारे
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट वाइज, तो सबसे कम वेटेज किसी का है तो वो हमारा बायोटेक्नोलॉजी का है। इससे काफी कम क्वेश्चन पूछते हैं, अगर पूछा जाता है तो वो हमारा आता है सिद्धांत और प्रक्रिया से, कि कैसे वो काम करता है और वो प्रक्रिया किसने दिया। ठीक है, और हम लोग आप देखते हैं यूनिट 5। चलिए, हम लोगों का जो लास्ट यूनिट है वो है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, पारिस्थितिकी और पर्यावरण। क्या है? पारिस्थितिकी और पर्यावरण। ये जो परिस्थिति बताया पारिस्थितिकी, पहले ये कि जो ये एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंड रहता है हमारे भोजन के लिए, जीवन यापन करने के लिए, अपने सर्वाइव के लिए। और ये पर्यावरण जो जानते हैं, ये पेड़ पौधे, पहाड़, झरना, नदियां, ये सब आते हैं। इसी देखते हम इसमें जीव कहाँ आ रहा है। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग का है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। क्या है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव और जनसंख्या। जितने जीव हैं वो जीव और उनकी जो जनसंख्या है उनके बारे में पढ़ना हम लोग क्या होता है, इसमें पढ़ना है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग, समझेंगे और जानेंगे कौन सा जीव कितना है, कितना ज्यादा है, कितना जनसंख्या है, इस सब बारे में। अगला हम लोगों का है वो है हमारा परितंत्र, इकोसिस्टम। क्या है? इकोसिस्टम, जो यह पारिस्थितिकी था। ठीक है ना, इसी के सिस्टम को, इसी के तंत्र को हम लोग इकोसिस्टम या परितंत्र कह देते हैं। और इसी में हम लोग को पढ़ना होता है, ये जो पारिस्थितिकी है इसी को ही कहते हैं, सिंपल सा बात है। अगला हम लोगों का है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता और संरक्षण। किसी भी जो जीव की विविधता होती है, जीव की विविधता होती है, एक जीव दूसरे जीव से अलग होते हैं। एक छोटा सा जीव दूसरे जीव से अलग होता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, दोनों ही यहाँ पर जीव है, 4 पैर के जीव हैं, दोनों ही छोटे होते हैं, लेकिन दोनों में अलग अलग है, विविधता है। तो सब जीव किसी न किसी वजह से अलग अलग हैं, और छोटी सी छोटी अलगाव भी एक बड़ा विस्तार और बड़ी जनसंख्या का एक रूप ले लेता है। कुछ ऐसे जीव जो हम देख नहीं सकते हैं, नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, वो उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है और उनका हम शायद काउंट भी नहीं करते हैं। तो जो डाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, और उसका जो संरक्षण है कि इकोसिस्टम में, जो हमारा ये इकोसिस्टम है, इसमें जो भी जीव आते हैं, जो भी विविधताएं हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक रूम है, एक घर है, घर में ईंटा लगा हुआ है, तो ईंटा एक के ऊपर रखा जाता है। सोचिए कि हम उसमें से 2-4 ईंटा निकाल लें, तो क्या वो दीवार वैसे ही मजबूत होगी जो पहले था? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम ईंटा निकाल लिए हैं तो वो कमजोर हो गया। उसी तरह जो ये सारे जीव हैं, जो इकोसिस्टम बना हुआ है, इसमें से एक जीव भी अगर कम होते हैं, मतलब एक जीव यानी कि उनकी पूरी जाति, एक जीव मतलब उनकी पूरी जाति अगर खत्म होती है तो काफी समस्या हो जाएगी। तो उसमें जो विविधता है वो भी जरूरी है, इसीलिए उसमें क्या है, संरक्षण भी जरूरी है। तो हम लोग जैव विविधता और संरक्षण भी पढ़ेंगे। अगला हम लोग का पढ़ना है पर्यावरणीय मुद्दे, इन्वायरमेंटल इशू। जो ये ग्लोबल वार्मिंग का जो ये गंभीर समस्या है, ये हम लोग को इस मुद्दे में पढ़ के ही इसका हम निपटारा कर सकते हैं, इसलिए इसको लास्ट में रखा गया है और इसको हम लोग को और अच्छे से पढ़ना है। ये भले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो या ना हो, पर हमारे जीवन से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हम लोगों का जो 12th का सिलेबस था खत्म होता है। और एक और बात है कि यहाँ पे जो अगर देखा जाए चैप्टर वाइज, तो इसमें 2 चैप्टर है जो काफी इंपॉर्टेंट हम लोग का रोल निभाते हैं एग्जाम में। वो है हमारा परितंत्र, इकोसिस्टम, जो बताए थे कि एक जो दूसरे जिस पर निर्भर होता है, साथ में चलता है। और दूसरा हमारा था डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये भी हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में एक सिलेबस के साथ, जो कि सिलेबस तो हो गया, हम सब क्लास के साथ मिलते हैं, टॉपिक के साथ मिलते हैं, उसके साथ मिलते हैं। जय हिंद।